नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। खेल और व्यापार समाचार पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जीएसटी की कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमति। अभियोजन शुरू करने की सीमा को 2 गुना कर 2 करोड़ रुपए करने का फैसला। बैठक के एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से केवल 8 पर मुहर। कोलकाता में गृह मंत्री की अध्यक्षता में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। अवैध घुसपैठ, सीमा पार से तस्करी और उग्रवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में और तेजी लाने पर जोर। गलवान और तवांग में सेना का पराक्रम प्रशंसनीय। फिक्की के 95वें वार्षिक समारोह में बोले राजनाथ सिंह, कहा दुनिया की नजरें भारत के रक्षा उत्पादों पर टिकी। रोमांचक दौर में पहुंचा भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट। टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 4 विकेट। बांग्लादेश 241 रन पीछे। नेत्रहीन T20 विश्व कप में भारत की बादशाहत कायम। और फीफा विश्व कप में खिताबी भिड़ंत कल। चैंपियन फ्रांस का सामना होगा अर्जेंटीना से। तीसरे स्थान के लिए क्रोएशिया और मोरक्को आमने सामने। और आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। जीएसटी परिषद ने नियमों के अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमति जताने के साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को 2 गुना कर 2 करोड़ रुपए करने का फैसला किया। जीएसटी परिषद की बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई नया कर नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि परिषद ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के वर्गीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट की है और इस तरह के वाहनों पर लगने वाले कर को भी साफ कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद समय की कमी के कारण बैठक के एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से केवल 8 पर ही फैसला कर सकती है। We completed 8 of the agenda points, and therefore the rest would be carried on to the next, hopefully an in-person meeting, and importantly, of the 7 agenda that we could not take up today, the GOMs are also part of those 7 which we couldn't take up. There were 2 GOM issues which had to be discussed. One relating to the capacity-based taxation on tobacco and gutkha, and the other relating to the setting up of a tribunal, GST tribunal. So both these have not been taken up. So leaving aside that, in sequential order about 7 agenda points were attended to, and one which related to data sharing was also taken up. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी। The major decisions which the council today took, I think one major path-breaking recommendation is with regard to decriminalizing certain offences. 3 kinds of offences have been recommended to be decriminalized. They pertain to obstruction or preventing any officer in discharge of his duties, deliberate tampering of material evidence, failure to supply the information. Moreover, the threshold limit of tax amount for launching prosecution in any criminal offence defined under the GST laws, the limit has been increased from 1 crore to 2 crore for all offences other than those involving fake invoices. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवैध घुसपैठ, सीमा पार से तस्करी और भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।
सरकार ने विगत वर्षों में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में काफी काम किया है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक अच्छे और सकारात्मक माहौल में हुई। कई मुद्दों पर सहमति बनी और बाकी बचे मुद्दों को भी विचार विमर्श द्वारा सुलझा लिया जाएगा। गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अगले 1 साल तक उनके राज्यों में होने वाले विभिन्न G20 से संबंधित कार्यक्रमों के दौरान राज्यों की सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन स्थलों को विश्व के सामने रखने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के पूर्व क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है और इस निर्णायक वर्चस्व को सस्टेन करने के प्रयास किए जाने चाहिए। वामपंथी उग्रवाद मुक्त राज्य में ये दोबारा ना पनपे और ये राज्य देश के अन्य हिस्सों के बराबर विकास करें। केंद्रीय गृह मंत्री ने आग्रह किया कि मुख्यमंत्री नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए NCORD तंत्र की जिला स्तरीय संरचना और उसकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करें। आज देश में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ड्रग्स के विरोध अभियान में और तेजी लाने की जरूरत है। पिछले 8 सालों में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 1000 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई है और उनमें 93% मुद्दों को सुलझा लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के सैनिकों ने हर अवसर पर साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गलवान और तवांग में सेना ने अग्रिम मोर्चे पर अपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन किया। दिल्ली में फिक्की के 95वें वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नजरें भारत के रक्षा उत्पादों पर टिकी हैं। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की है कि वे रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में निवेश के लिए आगे आएं, क्योंकि अब देश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और सरकार 2025 तक $22 अरब का निवेश आकर्षित करना चाहती है। हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक मार्केट को अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने का भी प्रयास किया है। साथ ही साथ हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बाहर देशों से में भी मार्केट एक्सेस दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे बाहर भी मार्केट कैप्चर कर सकें। और हमने मार्केट इंटीग्रेशन पर भी ध्यान दिया है, जिसका लाभ देश के हर कोने में रहने वाले लोगों को स्वाभाविक रूप से मिल रहा है। और हमने दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए कई भी प्रयास किए हैं। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स को भी सिंप्लीफाई किया है, जिसकी जानकारी आपको है। यह पहले जहां पर 49% हुआ करता था और फिर अब उसको बढ़ाकर ऑटोमेटिक रूट से 74% कर दिया है और गवर्नमेंट रूट के द्वारा 100% कर दिया है। FDI है। इससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ने का रास्ता खुल रहा है और डिफेंस से जुड़ी कैपिटल या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्राप्त करने का रास्ता भी पहले से आसान हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं। उन्होंने बूंदी खेल संकुल में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम में शिरकत की। बूंदी के लोगों को भी सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों के अद्भुत शौर्य प्रदर्शन का साक्षी बनने का अवसर मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर ही बूंदी में यह भव्य आयोजन हुआ। इस शौर्य प्रदर्शन में सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम के स्टंट ने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर किया। सीमा की सुरक्षा में जवानों का साथ देने वाले डॉग स्क्वाड के करतब प्रदर्शित किए गए। इस दौरान घुसपैठियों को पकड़ने के साथ विस्फोटक को ढूंढ निकालने की उनकी क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया। शौर्य प्रदर्शन के दौरान BSF के जवानों ने हथियारों के साथ ड्रिल भी की। इस शौर्य प्रदर्शन के दौरान BSF जवानों ने गजराज और चेतक ड्रिल करते हुए कुछ ही मिनटों में मिनी ट्रक और जिप्सी जैसे वाहनों को कई टुकड़ों में अलग कर उसी तेजी से वाहन को फिर से जोड़ दिया। इस दौरान BSF बैंड की स्वर लहरियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। BSF के शौर्य प्रदर्शन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों की वीरता, शौर्य और समर्पण की सराहना की। जब से BSF बना है, उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर चाहे हिमालय की चोटियां हो, तपता रेगिस्तान हो, जंगल हो, वहां पर जिस तरीके से उस सीमा पर सुरक्षा करने का काम किया, उन सब जांबाज सैनिकों के कारण आज पूरा देश सुरक्षित है। आज
हिंदुस्तान की जितनी सीमा है, उन सीमाओं पर हमारी रक्षा करने का काम ये जांबाज सैनिक करते हैं। इनकी शौर्य, इनकी वीरता, इनका साहस आज पूरा देश नमन करता है। और इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी खेल संकुल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल सहित अन्य खेल सुविधाओं का शिलान्यास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी खेल संकुल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों में जुनून और आत्मविश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सुविधाएं उन्हें स्वर्णिम सफलता प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि वो बूंदी के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, कृषि, पशुपालन, परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में जनता की भावनाओं के अनुरूप ऐसी कार्य योजना पर काम कर रही हैं जो आने वाले समय में बूंदी के विकास में नए आयाम स्थापित करेंगी। मेरे बूंदी के नौजवान खिलाड़ी, जिनके चेहरे पे मैं चमक देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, दूर दराज के गांव में रहने वाले वो नौजवान खिलाड़ी जो देश के अंदर अलग अलग खेलों के अंदर अपनी प्रतिभाओं को, चाहे एशियन गेम हो या ओलंपिक हो, विश्व स्तरीय कोई भी गेम हो, उस गेम के अंदर जब बूंदी और बूंदी के अंदर रहने वाले गांव का खिलाड़ी जिस दिन गोल्ड मेडल लेकर आएगा और बूंदी का नाम पूरे विश्व के अंदर करेगा, वो सपना मैं देख रहा हूं। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगत्से क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार सभी चिकित्सा कॉलेज और अस्पतालों में एकीकृत औषधि के लिए एक अलग इकाई बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एकीकृत औषधि वक्त की जरूरत है। केंद्र सरकार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार हैं। सरकार के मुताबिक 1 जनवरी 2023 तक करीब 159 लाख टन गेहूं और 104 लाख टन चावल उपलब्ध रहेगा, जो बफर मानकों से कहीं ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों की सजा माफ करने की याचिका पर गुजरात सरकार से विचार करने के लिए कहने संबंधी शीर्ष अदालत के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया था। कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में भारत ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण के लिए एक क्षेत्र आधारित लक्ष्य तय करना किसी एक कदम को सभी के लिए उपयुक्त मान लेने की तरह है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणी बेहद निंदनीय, अपमानजनक और कायरतापूर्ण है। चीन की राजधानी बीजिंग में वायरस संबंधी पाबंदियों में छूट के बीच कोविड से मौत के मामले बढ़े हैं। हालांकि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह कोरोना वायरस की बजाय अन्य बीमारियों को बताया जा रहा है। यूक्रेन में युद्ध के कारण तबाह हो चुके कृषि और तेल आयात उद्योगों के पुनर्निर्माण और अन्य कंपनियों की मदद के लिए निजी कारोबारों को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से $2 अरब की वित्तीय सहायता मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने म्यांमार की सैन्य सरकार जुंटा, अफगानिस्तान के तालिबान शासकों और लीबिया की विरोधी सरकार का विश्व निकाय में अपने अपने देश की सीट संभालने का अनुरोध खारिज किया। माली के टिम्बकट्टू शहर में गश्त के दौरान हुए हमले में संयुक्त राष्ट्र के 2 नाइजीरियाई शांति रक्षकों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। मारे गए शांति रक्षकों में एक महिला शामिल है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद टीवी। Foreign policy matters more than ever before in our interdependent, globalized world. And to get an in-depth analysis of all that is happening in India's external relations,
tune in to Diplomatic Dispatch. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. संसद में क्या हुआ आज? इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। गंभीर मुद्दों पर बहस। कोई बिल जो आ रहे हैं उनमें ऐसे provisions होते हैं। I thank the committee for examining the bill. Our country has emerged as one of the leading nations. अहम बिलों पर चर्चा। राज्य सरकार इसमें पूरी तरीके से खामोश है। भारत सरकार अपनी ओर से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही। Public transport is being encouraged. मैं सदन का ध्यान मनरेगा योजना में व्याप्त अनियमितता की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। आज पैंडेमिक हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। Any specific new measures you've thought about during COVID, sir? दोनों सदनों की कार्रवाई से जुड़ी हर खबर देखिए सदन दिन भर, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे और शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री यहां 6800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण के पटियाला केंद्र में 26 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से बने 300 बिस्तर वाले नए छात्रावास का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 8वें अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने खुद भी बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों को उत्साहित किया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में अमेरिका दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास अरविंद कुमार फाल्कनेक्स के सीईओ मुरली चुराला के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने के मौके पर जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, एनसीपी नेता अजित पवार छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित टिप्पणी को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ निकाले गए विरोध मार्च में शामिल हुए। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B का एक और विशाखापत्तनम श्रेणी का विध्वंसक मिलेगा। इस श्रेणी के दूसरे जहाज मुगाओ को कल मुंबई नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। पंजाब में सरकारी परिवहन उपक्रम के संविदा कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से राज्य के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पिनरों की शानदार गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत जीत दर्ज करने के करीब पहुंच गया। बांग्लादेश ने 513 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 272 रन बनाए। वो लक्ष्य से अभी 241 रन दूर हैं। भारत को 2 मैचों की श्रृंखला में बढ़त हासिल करने के लिए 5वें और आखिरी दिन केवल 4 विकेट निकालने होंगे। बांग्लादेश ने मैच के चौथे दिन बिना किसी नुकसान के 42 रन से आगे खेलना शुरू किया। सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन ने शानदार शतक लगाया। नजमुल हुसैन शंटो ने 67 रन बनाए। वहीं कप्तान शाकिब अल हसन नबाद 40 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत की तरफ से अक्षय पटेल ने 50 रन देकर 3 विकेट लिए हैं, जबकि उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने एक एक विकेट हासिल किया।
भारत ने अपनी पहली पारी में 404 रन बनाने के बाद बांग्लादेश को 150 रन पर आउट किया था। भारत के शुभमन गिल के 110 और चेतेश्वर पुजारा की नाबाद 102 रन की मदद से करीब दूसरी पारी 2 विकेट पर 258 रन बनाकर समाप्त घोषित की गई थी। और भारत की पुरुष नेत्रहीन टीम ने एक बार फिर से विश्व क्रिकेट में अपनी बादशाहत कायम रखी है। भारत में खेले जा रहे तीसरे नेत्रहीन T20 विश्व कप में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया है और इस तरह भारत ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में अपनी खिताबी हैट्रिक भी जमा दी। बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी में धमाल मचाया और सिर्फ 2 विकेट खोकर 277 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी। 6 देशों के बीच 5 दिसंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का शुरू से ही दबदबा रहा। टीम इंडिया ने लीग राउंड के मुकाबलों में पहला स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 207 रनों के भारी भरकम अंतर के साथ मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वहीं बांग्लादेश ने दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया था। और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात 8:30 बजे क्रोएशिया का मुकाबला मोरक्को से होगा। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को और फ्रांस ने मोरक्को को हराया। फाइनल मुकाबला कल रात 8:30 बजे अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस के बीच खेला जाएगा। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना की संयुक्त स्नातक परेड के दौरान एयर शो में लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। तो चलिए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ, लेकिन आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए संसद टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।